या चाहे आर्थिक आधार के ऊपर, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी ने निभाई है आजादी के अंदर, वो वर्किंग क्लास जो है वो उसने निभाई है, जिसमें गरीब किसान भी है, मजदूर भी है और बहुत सारे दलित आदिवासी इन तबकों ने निभाई है, जिनके पास जो है कोई बहुत ज्यादा होने के लिए नहीं है। सदियों की उत्पीड़ना मतलब आप उनके उसमें आपको दिखाई देगी, लेकिन वो आजादी की लड़ाई में शामिल इसलिए हुए कि भाई अगर आजादी मिलेगी तो कुछ जो उनकी बदहाली है उस बदहाली से उनको मुक्ति मिलेगी, और उसके लिए सबसे जो बेहतरीन औजार उनको दिखाई दिया उस दौर के अंदर भी वो आपको दिखाई देगा। वो शिक्षा का एक तरीके शिक्षा तक पहुंच का नारा जो है वो दिखाई दिया, और उसके बाद में जो संविधान बना उसके अंदर भी शिक्षा के अंदर बहुत ही आमूल चूल आपको उसके अंदर जगह आपको दिखाई देगी जो, और वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर जिन लोगों ने नेतृत्व किया, चाहे वो अम्बेडकर है या और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो खुद मतलब उसी पृष्ठभूमि से आते थे, और उनको पता था कि शिक्षा के बिना जो है बहुत कुछ हासिल आजादी के बाद में किया नहीं जा सकता, कोई बदलाव नहीं होगा, केवल सत्ता हस्तांतरण होगा। और इसीलिए आप देखते हो सबसे पहले जो पॉलिसी बनी थी हमारी 1968 के अंदर जो शिक्षा नीति बनी थी, उसके अंदर दो बुनियादी चीज आपको दिखाई देगी। वो बुनियादी चीज क्या थी? वो थी पहुंच का जो मसला है वो सबसे पहले रखा गया, क्योंकि उससे पहले शिक्षा तक जो है वो जो अंग्रेजी शिक्षा थी उस तक पहुंच जो मतलब इलीट तबका एक है उसकी पहुंच है, बहुत कोई रेयर मतलब इस तरीके से लोग निकल करके आगे उनको कोई सहयोग मिल गया या कोई गाइडेंस मिल गई, जैसे अम्बेडकर आए और बहुत सारे ऐसे छोटू राम जी आए, तो ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि वर्किंग क्लास से हैं और जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच जो है वो सुनिश्चित की है। लेकिन आम जनमानस को उस शिक्षा तक पहुंच नहीं थी, तो 1968 की जो हमारी नीति थी उसके अंदर पहुंच का जो मसला है वो काफी रेखांकित होकर के आया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है वो फॉर्मल एजुकेशन थी। उसके बाद में इनफॉर्मल एजुकेशन जो है प्रौढ़ शिक्षा वगैरह के कार्यक्रम चले, और खास करके 1991 के अंदर जो केरला के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया KSFP ने, केरला शास्त्र साहित्य परिषद ने, उन्होंने जो है वो इनफॉर्मल एजुकेशन जो लोग फॉर्मल ढांचों में ना जा पाए और जो उम्र हो गई उनकी, उनको भी बुनियादी शिक्षा जो है वो 3R अरिथमेटिक जो है और लिखना पढ़ना और गणना करना जो है वो सिखाया गया। लेकिन फॉर्मल ढांचों की आज जो है वो हम बात करेंगे। तो अब हमने कहा कि दो जो बुनियादी सवाल थे पहुंच और 1986 में फिर बदलाव हुए, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि भाई अगर तो एकदम से तो इस तरीके से स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता, आप देखोगे कि इस पहुंच के सवाल के ऊपर और गुणवत्ता के सवाल के ऊपर इस देश के अंदर बेहतरीन संस्थान जो है वो शुरुआती दौर से ही आपको दिखाई देंगे। IITs बने, IIM बने, ITI का कंसेप्ट आया, और ये सारा का सारा पब्लिक सेक्टर की मतलब कंसेप्ट के साथ आया कि भाई शिक्षा जो है वो पहुंच सुनिश्चित करवाना वो सरकार की जिम्मेदारी है। यूं नहीं है कि व्यक्ति भाई यूं कहते कि भाई गरीब आदमी है अपने किले बेच करके पढ़ा लेगा, ये सवाल नहीं था, क्योंकि गरीब की औकात नहीं थी शिक्षा तक पहुंच की। तो सरकार ने जो है अपनी एक किस्म से जिम्मेदारी सुनिश्चित की, वो प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक जो है जितना भी ढांचे आपको दिखाई देंगे वो पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे जो है वो ढांचे दिखाई देंगे। इसीलिए बढ़िया से बढ़िया संस्थान के अंदर भी गरीब से गरीब बच्चे जो है वो पढ़ करके और आगे बढ़े। तो 86 के बाद में मामूली सुधार एक तरीके से हुआ 1992 के अंदर शिक्षा नीति के अंदर। उसके बाद में काफी हालांकि बहुत सारे कड़ियों के अंदर जो है वो बनते रहे, लेकिन वो 2020 के अंदर जो बदलाव आया उसकी हम मुख्य तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन 1992 और फिर 2004 के आसपास जो है वो एक कमेटी बनी, और वो कमेटी पहली बार आप देखोगे कि जितने भी हमारी एजुकेशन की पॉलिसी बनी है उसके जो मुखिया है, चाहे वो कोठारी कमीशन हो, कोठारी साहब हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन एकेडमिशियन एक तरीके से थे। राजेंद्र
जो हमारा राधा कृष्ण आयोग बना शिक्षा का, जिसने 1968 के अंदर पॉलिसी लेकर के आए, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन एक किस्म से एकेडमिशियन थे। पहली बार 2004 के अंदर जो वाजपेयी की सरकार के अंदर की गवर्नमेंट थी, एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने इस देश के अंदर शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा उसको जो है वो एक किस्म से दिखा दिया लोगों को कि क्या होगा। उस कमेटी, अभी तक मैंने कहा जो भी कमेटियां बनी शिक्षा कैसे हो, किस तरीके से हो, उसके मुखिया और उसके सदस्य वो जो है वो एकेडमिशियन थे, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग, एकेडमिशियंस का मतलब ये। लेकिन उन्होंने जो कमेटी बनाई वो कमेटी थी ये अंबानी और बिड़ला, इनके कमेटी बनी, बिड़ला अंबानी कमेटी बोलते हैं। अब बिड़ला और अंबानी आप देखोगे वो कोई एकेडमिशियन तो है नहीं, वो व्यापारी है। तो उन्होंने बिड़ला और अंबानी के नेतृत्व के अंदर कमेटी बनाई और उन्होंने फिर जो रिकमेंडेशन दी वो सारी की सारी पृष्ठभूमि जो नई शिक्षा नीति है या जो रेगुलेशन है उसी कमेटी से जो है वो प्रभावित होते हुए आज हमें दिखाई देगी। और वो कमेटी क्या देगी वो आप देखोगे, उसका भी एक स्वरूप था। 1991 के अंदर इस देश के अंदर बुनियादी परिवर्तन हुआ, ये हम सबको पता है। ये जो नई आर्थिक नीति आई, पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर था, मतलब काम जो था वो जो ये हमारे पब्लिक सेक्टर सार्वजनिक ढांचा, नौकरी का भी ये है, फैक्ट्रियों का भी सरकार जो है उसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन 1991 में बदलाव आया और वो ये था कि सरकार का काम जो है ये कारखाने चलाना नहीं है, इसीलिए वो सरकार जो है इसको प्राइवेटाइज कर दे और आगे से जो लिबरलाइज भी कर दे, उदारी, यानी कि जिसके पास पैसा है ये नियम कानून जो आपने बना रखे हैं इनको जो है अब ज्यादा जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं उदारीकरण। और इसके साथ जोड़ दिया वो था भूमंडलीकरण, जो है बोलते हैं उसको, कि सारी दुनिया एक घर है। हम सब, मतलब ये कहने के लिए तो बहुत अच्छा है। और हम अपने 7वीं के अंदर में पढ़ता था, एक श्लोक आता था संस्कृत के अंदर, उसके अंदर पढ़ा था। वो श्लोक क्या था, अयम निज परो वेति गणनाम लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुतहु कुटुम्बकम। इसका मतलब ये है कि जिसका उदार दिल है पूरी दुनिया उसके परिवार के मतलब के समान है। तो ये कंसेप्ट बढ़िया है उदारीकरण का, नहीं ये ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण का। लेकिन जिस तरीके से 1991 के अंदर लागू किया गया उसका जो बुनियादी तंत्र है वो मुनाफे के ऊपर आधारित उदारीकरण है। यानी कि अगर अमेरिका की कोई कंपनी है, मुनाफे के लिए उन्होंने भारत के बाजारों को कहा कि आप जो है इसको खोल लो। तो अभी 2004 का क्या था, वो केवल आर्थिक ढांचे के अंदर ही ये उदारीकरण और व्यापारीकरण था। एक उसके बाद में बिरला अंबानी ने जो रिपोर्ट दी इसके अंदर ये था कि भाई एक तो हमने साइन किए WTO के ऊपर 1994 के अंदर। पहले WTO के अंदर भी ये था कि भाई आर्थिक जो व्यापार होता है, वस्तुओं का जो व्यापार होता है, केवल वही चीज उसके अंदर शामिल थी। लेकिन समय के साथ साथ उसके अंदर 2 चीज शामिल करी। वो 2 चीज क्या है, वो जो थी वो सर्विसेज, जो सेवाएं हैं, उसके अंदर भी ये प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट लागू कर दिया। यानी कि सर्विसेज के अंदर पढ़ाई थी, सेवा है, तो वो भी WTO के अंदर हमने साइन कर दी और ये कह दिया कि भाई अब इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन होगा। तो उसके बाद में जो मुख्यतः अभी पिछले 5 सालों में जो बदलाव हुए, 2 बदलाव, एक बदलाव जो 2020 के अंदर हुआ वो है नई शिक्षा नीति आई इस देश के अंदर। और वो नई शिक्षा नीति क्या है, जब भी अगर कोई नया आता है तो आप देखोगे कि पुराने का विश्लेषण करके आना चाहिए कि भाई पुराने में क्या कमजोरियां रही और इतने 60 सालों का 70 सालों का जो हमारा सफर है वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर क्या कमजोरियां रही है हमें पता होना चाहिए, उसका विश्लेषण करते हुए और क्या हम इसके अंदर सुधार जो है वो कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति और अभी तक जितने भी मैंने बताई 1968 की, 86 की, 92 की और ये जो है 2000 के अंदर जो आया उसके अंदर वो सारी की सारी जो नीतियां थी वो संसद के अंदर
चर्चा होते हुए आपको दिखाई देगी। हर शिक्षा नीति के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर बहस होती है और उसके बाद में हमारे चुने हुए सांसद जो है उसके ऊपर डिबेट करते हैं और एक फॉर्मल ढांचा निकल करके आता है और वो फिर अडोप्ट होती है, फिर वो जो है शिक्षा नीति देश के अंदर लागू होती है। 1947 के बाद में 68 से लेकर के 2020 तक जितने भी शिक्षा की मौलिक परिवर्तन हुए उस सब के ऊपर जो है आपको पार्लियामेंट के अंदर चर्चा दिखाई देगी। लेकिन 2020 के अंदर आप देखोगे इतना बड़ा बदलाव हुआ नई शिक्षा नीति के तौर पर, जिसको हम नई शिक्षा नीति 2020 बोलते हैं। और हम देखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए बिना किसी पार्लियामेंट की डिबेट के। जो है कोई संसद के अंदर चर्चा नहीं, संसद उस समय मतलब लगी नहीं कि कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर एक मतलब सरकार के गजट नोटिफिकेशन से पूरे देश के अंदर जो है वो नई शिक्षा नीति जो है वो लागू कर दी। कोई चर्चा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। तो ये जो ढांचा है जहां पर पहले बहस होती थी, सबसे पहले तो उसको बाईपास किया। वो बाईपास इसलिए किया क्योंकि अगर उसके ऊपर चर्चा होती तो उसके अंदर कोई बुनियादी परिवर्तन या सुझावों की जगह निकलती। तो हमारे जो नीति निर्धारक हैं आज के समय में उन्होंने उन चर्चाओं को एक तरीके से वो कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपना हमने बना दी, हमारे चुने हुए लोग जो भी हमने नॉमिनेट कर रखे बहुत। और ऐसा नहीं है कि इसके जो सदस्य थे वो एक तरीके से आपको मतलब इफेक्टिव या बहुत अच्छे नहीं थे। कस्तूरी रंगन थे और बहुत ही बेहतरीन मतलब जो है एकेडमिशियन साइंटिस्ट आप उसको कह सकते हो। इसके बावजूद भी पार्लियामेंट को बाईपास किया और ये नीति इसके अंदर हुई। अब सवाल ये है कि इस नीति के अंदर ऐसा क्या है जो कि देश की शिक्षा खास करके उच्च शिक्षा के अंदर ये बदलाव को आमूलचूल बदल दिया। पहली बात तो ये है कि इन्होंने सब कुछ केंद्रीयकरण कर दिया कि अब केवल सेंट्रल, अभी तक क्या है शिक्षा जो है वो राज्य और केंद्र उसको बोलते हैं समवर्ती सूची, यानी कि दोनों ही उसके ऊपर फैसला लेंगे। सरकार अगर जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की एक किस्म से जिम्मेदारी आपको दिखाई देगी। तो पहले तो उस केंद्रीयकरण के ऊपर उन्होंने कर दिया कि राज्य की अब कोई ज्यादा भूमिका अकॉर्डिंगली नहीं है। दूसरी जो बात कही वो ये कही कि अब उसके अंदर आप देखोगे पहले के 2-4 पेज चीजें वही है, नाम वही लिखे हुए, जैसे पहुंच और गुणवत्ता, ठीक है भाई सब तक पहुंच हो, इन ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहिए, ये बात है। और दूसरी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सबको मतलब दे, लेकिन दे तो ठीक है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो पहले कह रहा था कि भाई देना और गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित करना ये राज्य की भूमिका है, राज्य की जिम्मेदारी है। अब वो जो राज्य की जिम्मेदारी है वो शब्द जो है उन्होंने हटा लिया। अब सरकार की कोई जिम्मेदारी उस तरीके से नहीं है। एक बुनियादी परिवर्तन ये हुआ और दूसरा जो बुनियादी परिवर्तन है वो ये कि अब प्राइवेट और जो सरकारी है इनका कंसेप्ट जो है वो खत्म कर दिया और जो देशी और विदेशी पढ़ाई इसका खत्म कर दिया। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत थी वो ये थी कि पूरे देश, जैसे अभी आपने सुना होगा बोला ये बहुत नारे लगाते हैं आरएसएस के लोग, क्या नारे लगाते, बोला एक देश एक झंडा। ये हर जगह एक देश एक संविधान, हर जगह मतलब चीज जो है इसी कंसेप्ट को लागू करके इस देश के अंदर जो बुनियादी शिक्षा का सबूत था वो देश में विभिन्नता में एकता के कंसेप्ट पर आधारित था। जो चीज हरियाणा के अंदर लागू है वो केरला के अंदर लागू नहीं हो सकती। इसीलिए और हरियाणा के अंदर भी आप देखोगे जितनी यूनिवर्सिटीज है हर यूनिवर्सिटीज का अलग एक किस्म से जिसको कहेंगे वो विधान है जो हमारी विधानसभा पारित करती है और उस विधान के हिसाब से यूनिवर्सिटी चलती है और अपने वो नियम कायदे बनाती है। अब जो उन्होंने किया सबसे पहला बदलाव कि भाई अब एक रूपता होगी इसके अंदर, अब ये विभिन्नता नहीं होगी। अब इसके अंदर एक रूपता जो है वो किस तरीके से प्रभावित करेगी हम आगे बात एक तरीके से उसके ऊपर करेंगे। और अब दूसरी बात ये जो बुनियादी जो मुख्य चीज इसके अंदर निकल करके आया, यूजीसी एक संस्था है, आपने पढ़ा हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके अंदर ग्रांट शब्द है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि ग्रांट। और वो ग्रांट शब्द निकल के क्यों आया,
जो सरकार की जिम्मेदारी थी पहुंच सुनिश्चित करवाना, और वो पहुंच, वो किस ग्रांट जो आती थी पहुंच सुनिश्चित करवाने के लिए कहां से आती थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। उसका काम था कि जितने भी संस्थाएं हैं हायर एजुकेशन के अंदर, सबको अच्छे से उनके अंदर स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत है। आपका काम है आइडेंटिफाई करो और वो ग्रांट जो है वो एक अकॉर्डिंगली दो। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, यूजीसी का जो काम था ग्रांट देना, उसको हटा करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का केवल एक काम कर दिया, रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर। अब वो रेगुलेशन करेगी, और ये रेगुलेशन कैसे करेगी? ये जो दूसरा अभी कानून लेकर के आए हैं ये, उसके अंदर इसको जब हम बात करेंगे तब निकल करके ही आएगा। अब जो मुख्य तौर पर जो बात है इसके अंदर कि भाई अब ये कॉमन सिस्टम जो बनाया कि पूरे देश के अंदर एक जैसा है, ये क्यों बनाया? क्योंकि अब हमारी शिक्षा का जो स्वरूप है, पहले तो हम अपनी जरूरतों के हिसाब से उसको बनाते थे। अब प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो, और जो विदेशी जो संस्थाएं हैं, अमेरिका के अंदर है, इंग्लैंड की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, और बल्कि उन्होंने यहाँ पर अपनी फ्रेंचाइजीज खोली हुई। अभी 2 साल से, और खास करके पिछले साल, जैसे बड़ी बड़ी जो नाम सुनते हैं ना, ये सारी सब यूनिवर्सिटीज ने अपनी यहाँ पर बड़े बड़े शहरों के अंदर, दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, फ्रेंचाइजी अपना एक सब केंद्र जिसको बोलते उप केंद्र, वो अपनी यूनिवर्सिटीज का खोल दिया। इसीलिए एडमिशन का जो स्वरूप है हमारे यहाँ, जैसे कि एडमिशन इस समय होता है जून, मई और जून के अंदर होता है, ऐसे ही अगर आप केरला के अंदर जाओगे या तमिलनाडु के अंदर जाओगे, वहां पर अलग होता था। वहां पर वो अपनी मतलब मौसम के हिसाब से वो करते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया कि पूरे देश के अंदर, क्योंकि जो अमेरिका की पूंजी या बाहर की पूंजी या यहाँ की देशी जो प्राइवेट संस्थान है, सबके सूट कर रहा है कि भाई एडमिशन का ढांचा जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा हो। हर यूनिवर्सिटीज अपना वो बनाती थी। अब इसका जो इम्प्लीकेशन, प्रभाव क्या होगा, वो आप ये देखिए कि ऐसी संस्थाएं बना दी, जैसे अभी मैं खुद गुड़िया का एडमिशन आज वो चल रहा है, CET का, पूरे देश में जितने यूनिवर्सिटीज है एक पेपर होगा, और उसी के माध्यम से ही हर यूनिवर्सिटीज के अंदर दाखिला होगा। यानी कि CET कर दिया, उसमें सेंट्रल CUT, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, मतलब जो है यूनिवर्सिटियों में एग्जामिनेशन लेने के लिए। अब जैसे JNU है, JNU में जो भी साथी गए हैं आप देखोगे उसका अपना एक स्वरूप है उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। वहां पर एक नंबर मिलते हैं, डेप्रीवेशन नंबर, मतलब उसको आप कहोगे डिप्राइव्ड, यानी कि जो सबसे गरीब है पैसे के हिसाब से, और अगर आदिवासी बच्चा है तो उसको भी एडमिशन के अंदर उसके भी नंबर है कि आपकी बैकग्राउंड क्या होगी। इसीलिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक क्या हुआ, अभी तक ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी एडमिशन ले पाए जिनकी मतलब सोच नहीं सकते थे आप उस यूनिवर्सिटी के एडमिशन की प्रोसेस के आधार पर। लेकिन अब जिसको भी जहां भी एडमिशन लेना है वो ये टेस्ट जो है उसके आधार पर मिलेगा। अब कोई डिप्राइव्ड के, कोई कितना वंचित है या कोई किस बैकग्राउंड से है, तो जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है या आर्थिक आधार पर उसकी जो श्रेणी बनती है उसका कोई अर्थ अब नहीं बनेगा। और दूसरी बात ये है, जब भी सेंट्रल एग्जाम होते किसी भी एडमिशन के लिए, उसके अंदर उसके आसपास मशरूमिंग होती है, यानी कि ऐसी ये जो कोचिंग इंडस्ट्री है ना, कोचिंग की, जैसे मेडिकल का है, मेडिकल की कोटा, और ये इतनी आपको दिखाई देगी हर जगह उस तरीके से कोचिंग का स्ट्रक्चर सेंट्रल जो भी एग्जाम एडमिशन का होता है उसके पास हल्का होता है। और आप देखोगे कोचिंग तक पहुंच वही बच्चा कर पाएगा जिसकी जेब के अंदर माँ बाप के पैसे होंगे। यानी कि गरीब का बच्चा वो कोचिंग जो उपलब्ध कोचिंग तक अगर पहुंच नहीं है तो उस टेस्ट के अंदर जो नंबर आएंगे वो भी उसके उतने नहीं आ पाएंगे। इसीलिए उनकी एडमिशन जो है वो उसके ऊपर एक किस्म से कुठाराघात इस तरीके के सेंट्रलाइजेशन ने किया है। दूसरा जो बुनियादी फर्क है इसके अंदर जो चीज निकल करके आई वो है स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए। ऐसे अभी हमने बताया यूजीसी होती थी, फिर यूनिवर्सिटी है, स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग नीतियां बनती है।
अब उन्होंने कह दिया, और हम जैसे डॉक्टर साहब है, हम टीचर जो एसोसिएशन में काम करते हुए नारे लगाते रहे कि भाई यूनिवर्सिटीज को या टीचर्स को स्वायत्ता दे, एकेडमिक्स ऑटोनोमस बोलते स्वायत्ता, कि भाई हम यूं तय कर पाए कि हमारे बच्चों को किस तरीके की चीजों की जरूरत है, इसको बोलते हैं एकेडमिक स्वायत्ता। अब सरकार ने कह दिया कि भाई अब यूजीसी का काम है रेगुलेशन करना। अब जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे वो पहले क्या था, जरूरत के, जैसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ बहू ज्वेलरी एक गांव है, बहू ज्वेलरी के अंदर लड़कियों का एक कॉलेज खुला और उसमें आसपास के गांव की 400-500 लड़कियां जो है, जो पहले जिनकी पहुंच नहीं थी हायर एजुकेशन तक, वो आकर के एडमिशन लेती आस पास के, यानी कि 5-7 गांव है डॉक्टर साहब आपके गांव के आसपास है, तो वो लड़कियां आ गई 400-500। वो क्या है, पहले ये था कि पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जहां जहां जरूरत हो वहां पर कोई न कोई संस्थान हायर एजुकेशन का खोल दो। इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारे यहाँ जैसे पहले जनता ने खुद हाथ में ली पढ़ाई लिखाई, जाट कॉलेज खोला, डीएन कॉलेज खोला, फिर सरकार ने हस्तक्षेप किया और फिर अलग अलग जगह के ऊपर कॉलेज जो है वो खुली। अब ये नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसने इस कंसेप्ट को कह दिया अब इसकी जरूरत नहीं है। अब ऐसे कॉलेज खोलने के लिए करोड़ों तो बिल्डिंग के ऊपर खर्च किए, टीचर्स के ऊपर खर्च किए, लैब्स बनाई, लेकिन अब कह दिया कि ऐसे संस्थानों की अब जरूरत नहीं है। अब क्या जरूरत है, अब वही जो पहले था कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक ऐसा संस्थान बनाओ जिसके अंदर सब कुछ, मतलब वो मल्टी डिसिप्लिनरी का कंसेप्ट है कि सब कुछ उसी कॉलेज के अंदर हो। तो 2000 इन्होंने लिमिट दे रखी है कि भाई 32 या जो 35 है उस तक ऐसे संस्थान जो खोल रहे हैं इनको खत्म करके ये जो है संस्थान इस तरीके का ऑटोनोमस, और अब यूनिवर्सिटी नहीं, वो संस्थान बन जाएगा ऑटोनोमस, जिसकी हम मांग कर रहे थे। लेकिन हम तो मांग कर रहे थे एकेडमिक स्वायत्ता की, इन्होंने कह दिया ऑटोनोमी का मतलब है ऐसे संस्थानों को अपना जुगाड़ भी खुद करना पड़ेगा, पैसे का सरकार ग्रांट नहीं देगी। और ऐसे संस्थानों को चलाएगा कौन, इसके लिए बना दिया बीओपी, बोर्ड ऑफ गवर्नर, यानी कि वो 5-7 आदमी जो आस पड़ोस के जो पूंजीपति हैं वो उसके सदस्य होंगे और वो उस हायर एजुकेशन के कॉलेजों को चलाएंगे। तो ये जो सार्वजनिक शिक्षा का कंसेप्ट था, नई एजुकेशन पॉलिसी अभी तो है, अभी तो आपको लगेगा कि कहां बंद हो गई भाई, लेकिन अगलों ने डेट तय कर ली, वो डेट कर ली कि इसके बाद में कोई भी एनईपी से संस्थान जो है वो बाहर नहीं रहेगा और इनको चलाने वाले होंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर, जो अभी तक जो है वो सरकार के नुमाइंदे बनते थे। तो एक ये कंसेप्ट इसके अंदर जो निकल करके आया वो ये है। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है आप देखोगे वो ये है, अभी होता क्या रहा है, आप सब पढ़े, उसके अंदर अब भी पढ़े कि आपको हायर एजुकेशन लेनी है, आपने क्या किया, एडमिशन लिया जाट कॉलेज के अंदर, डीएन कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, आपके रेगुलर टीचर हैं और रेगुलर क्लासेस लगेंगी। जो बच्चा उसके अंदर नहीं आता उसका उस हिसाब से जो है वो अगर अटेंडेंस नहीं होगी तो वो एग्जाम भी नहीं दे पाएगा। अब इन्होंने जो कंसेप्ट किया, जो मूलभूत परिवर्तन कर दिया, अब बच्चों को कह दिया कि भाई 2 तरीके से क्लास लगेगी। 60, जैसे मान लो क्या है, 60% तो लगेगी ऑनलाइन क्लास और 40% लगेगी रेगुलर क्लास, यानी कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूं उसमें कोई बच्चा एडमिशन ले लिया, वो 60% तो कॉलेज में जाए या ना जाए, केवल 40% जो है वो आपको कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये गुणवत्ता के ऊपर आप देख लो, कोरोना के अंदर हम सब ने क्या देखा, हम सब ने ये देखा कि भाई हमने अपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, भाई बच्चे स्कूल में जा नहीं पाते, अब बहुत सारे बच्चों को चश्मा चल गई। अब ये कह रहे हैं कि बट टीचर्स को इतनी सैलरी देने की क्या जरूरत है, अब आप ऑनलाइन लो, यूट्यूब आपको पढ़ा देगा, गूगल आपको ज्ञान दे देगा, व्हाट्सएप दे देगा। तो 60% लिखित के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कर दिया कि भाई ये ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो एक अकॉर्डिंगली आपको अलाउ है। और एक पेपर की, जैसे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं जो पेपर इकोनॉमिक्स का बच्चा आया वो जो है 40% क्लास और 60% इंडिविजुअल, यानी कि उसी पेपर के अंदर भी 60% ऑनलाइन
जो है वो क्लासेस ले सकता है। तो रेगुलर टीचर और रेगुलर जाना ये सब जो है अब एनईपी के अंदर लागू नहीं होगा। और दूसरा जो मूल परिवर्तन आपको दिखाई देगा वो ये क्या कर दिया, वो कर दिया मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे तो उस शिक्षा के अंदर जो है जब जाओ जब तो आप एडमिशन ले लो और जब चाहो जब आप छोड़ दो, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जैसे नहीं है भाई आप यहाँ पर आ जाओ हमारी दुकान के अंदर, आप अगर आ गए तो आपको खाली हाथ नहीं देने देंगे। अब जो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, इसका मतलब क्या है कि +2 करके बच्चे ने बीए में एडमिशन ले लिया। अब बीए में एडमिशन लेने के बाद में क्या हुआ कि भाई 1 साल बाद में बच्चा यूं कह दे कि भाई मेरे को आगे नहीं पढ़ना, तो वो खाली हाथ नहीं जाएगा। वो क्या होगा, उसको सर्टिफिकेट का एक दे देंगे, सर्टिफिकेट कि भाई इसको ये सर्टिफिकेट दे दिया। 2 साल अगर उसने कंप्लीट कर लिए उसको डिप्लोमा दे देंगे, और तीसरा साल कर लिया उसको दे देंगे डिग्री, और 4 साल कर दिया तो उसको दे देंगे डिग्री ऑफ रिसर्च। यानी कि इसको बोलते हैं कि भाई मल्टीपल एग्जिट बोलते हैं, इसको बाहर निकलना। लेकिन खाली अब ये सुनने में अच्छा लगता है, कई बार बच्चे यूं कहते हैं 2 साल बाद में कोई दिक्कत आ गई, बच्चा खाली हाथ तो नहीं गया। लेकिन आप देखोगे जितने भी कोई कोर्स बनते हैं ना, जैसे मान लो चाहे वो सर्टिफिकेट का कोर्स हो, सिलेबस जो बनता है, चाहे वो डिप्लोमा का हो, वो एक किस्म से कैप्सूल होता है कि बच्चा इतना सीख जाएगा तो कम से कम उसको ये डिप्लोमा मिल जाएगा। यानी कि उसने वो सर्टिफिकेट का हुनर अर्जित कर लिया, उसके अंदर इतना ज्ञान आ गया, या उसने डिप्लोमे का हुनर अर्जित कर लिया। कैप्सूल है वो, अपने आप में पूर्ण है वो। अब एनईपी के अंदर क्या हो गया कि आपने ये किताब आधी पढ़ ली तो आप सर्टिफिकेट ले जाओ, पूरी किताब पढ़ ली डिप्लोमा ले जाओ, और अगर 2 किताब पढ़ ली तो आप क्या कर लो, आपको डिग्री मिलेगी। मतलब केवल वो पार्ट दिए पेज, मतलब पेज कर दिए, इतने पेज पढ़ लोगे तो सर्टिफिकेट। कहने का मतलब वो